हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का पेडागॉजी देखेंगे। इससे पहले हमने ईवीएस में जो एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनका पढ़ा है। उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप चैनल पर जाइए और सीटेट एनसीईआरटी बेस्ड नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुल 21 वीडियोस हैं, उनको आप देख लेंगे तो वहाँ से 15 नंबर और 15 नंबर यहाँ से, यानी ईवीएस में कुल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर क्या रहते हैं, ईवीएस के फैक्ट्स रहते हैं और 15 नंबर की पेडागॉजी होती है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो 15 नंबर की पेडागॉजी आती है उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौशल कौशल क्या होते हैं, कुछ स्किल्स होती हैं जिनका बच्चे में हम उसको डेवलप करते हैं कि बच्चे पढ़ने के दौरान उन स्किल्स को डेवलप किया जाता है ताकि बच्चे का जीवन में जब वो सीखे तो इन्हीं स्किल्स के थ्रू बच्चा जो है वो सीखता है। जैसे क्या है, अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, संप्रेषण, निष्कर्ष निकालना, अनुमान लगाना। इन सभी कौशलों का प्रयोग करके बालक सूचना एकत्रित करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे और अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। जैसे आप कहीं बच्चे को ले जाते हैं तो आप ले गए कि किसी, मान लीजिए आप बगीचे में ले गए उसे, तो आपने वहाँ पे बच्चा क्या है वहाँ पे चीज़ों को देखेगा तो वो क्या देख रहा है, मतलब पक्षियों को देखेगा, जानवर को देखेगा, पेड़ पौधे देखेगा, तितलियों को देखेगा। तो ये सब क्या कर रहा है, बच्चा अवलोकन कर रहा है, वो धीरे धीरे देखेगा। फिर हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि आप इसमें से जो भी आपने देखा उसमें से आप बताइए कि कौन सा पक्षी है, कौन से जानवर हैं और कौन से पेड़ हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, वर्गीकरण करेगा कि ये चीज़ें जो हमने देखी वो पक्षियों में आती हैं और ये चीज़ें किस में आती हैं, जानवरों में आती हैं। तो क्या कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है। और फिर अगर हमने उससे कहा कि आप ये बताइए कि कितने पक्षी आपने देखे और कितने जानवर आपने देखे, तो वो क्या करेगा, वो मापन करेगा, वो मेजरमेंट करेगा कि हाँ हमने 4 पक्षी देखे या 4 जानवर देखे, कुछ भी। फिर उसके बाद हम कहेंगे एक दूसरे, आप हमें बताइए, मतलब जब हम बच्चे को बोलेंगे कि आप तुमने वहाँ पे उस बागीचे में क्या क्या देखा, तो वो क्या कर रहा है, हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी बातें जो हमें बता रहा है। फिर इसके आधार पे हम उसको बताएंगे कि जो तुमने वहाँ पे देखा है उसको, उसका, उसमें तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालेगा। तो ये सब क्या है, ये सब के थ्रू जो है बच्चा जो है सीखता है। ये हमारे सीखने का, सीखने की स्किल्स है, इन्हीं के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम कहीं जाते हैं तो क्या देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका वर्गीकरण करते हैं, उसका मापन करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे से सूचनाएं लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे कौशल हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, संप्रेषण, निष्कर्ष निकालना और अनुमान लगाना। इन सब से क्या होता है कि मान लीजिए कहीं बच्चा गया तो उसको हम, मान लीजिए पंछियों से ही वो सीखता है कि किस तरह की वो एक्टिविटी कर रही, वो तो देखेगा वहाँ पे। फिर उनको वो वर्गीकृत करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा उनका कि कौन से जानवर हैं और कौन से पक्षी हैं। फिर उसके बाद पेड़ों को हम ले जाएंगे तो कौन से पेड़ हैं और झाड़ियाँ होती हैं। तो ये सब क्या है, बच्चा देख रहा है, बच्चा धीरे धीरे देख के ही सीखता है। देख के फिर उसको हम क्या करेंगे, इन स्किल्स का प्रयोग करना उसको सिखाएंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग करना है। यही सब हमें बच्चे में डेवलप करना है ताकि बच्चा जो है वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। पीवी यंग कहते हैं कि अवलोकन नेत्रों के द्वारा किया गया विचार पूर्वक अध्ययन है। अवलोकन क्या है, अवलोकन एक तरह से नेत्रों के द्वारा, लेकिन क्या है वो विचार पूर्वक है। ऐसा नहीं कि आप बस देख लीजिए, देख तो बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या है, विचार पूर्वक, हमारे माइंड में उसके प्रति कोई विचार आना चाहिए। ऐसे ही आपको निष्क्रिय अवस्था में देखना नहीं है, आपको समझना है। मान लीजिए आपने कोई चीज देखी तो उसका क्या अर्थ है, वो क्यों है वहां पे, आपको वो भी समझना होगा। बालकों को इसके लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें बच्चों को एक विचार पूर्वक जो अवलोकन होता है, इसके लिए हमें बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए। उन्हें फील्ड्स में ले जाना चाहिए, इसीलिए फील्ड वर्क्स होते हैं। हम उन्हें जू में ले जाएं, बागीचों में ले जाएं, इस तरह की जब हम एक्टिविटी कराएंगे, आस पड़ोस के किसी और विद्यालय में ले जाएं, मतलब उनको दिखाएं कि हाँ हमारे स्ट्रक्चर में और वहाँ के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। बच्चे इसी तरह से सीखते हैं। जब बच्चे खुद से सीखेंगे, खुद जाके देखेंगे, समझेंगे, तो उनका विकास और अच्छे तरीके से होगा। वर्गीकरण, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं और उनके बारे में सीखते हैं, उन्हें वर्गीकृत करने की क्षमता विकसित
करने से हमें अपनी दुनिया को समझने और समझाने में मदद मिलती है। हम क्या देख रहे हैं, फिर हम उसका जब वर्गीकरण करते हैं, हम देख के चले आए, अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हमें नहीं समझ में आएगा कि हमने वहाँ पे क्या देखा। जब हम उससे बोलेंगे बच्चा आप बताओ हमें कि आपने वहाँ पे क्या देखा, और उनको इस आधार पे आप वर्गीकृत करो, तो बच्चा क्या होगा, वो फिर अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करेगा, वो धीरे धीरे चीज़ों को रिकॉल करना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या हम उसमें विकास करेंगे कि वो उसके वर्गीकरण का और उसकी जो अवलोकन शक्ति है उसको, उसका विकास को कैसे करना है, ये हमें बच्चे को बताना है। ये वर्गीकरण कौशल हमें उन तरीकों से व्यवस्थित करने में भी मदद करते हैं जो हम जानते हैं और जो हमारे लिए गहरा व्यक्तिगत अर्थ रखते हैं और हमें नई समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण से ही जब चीज़ें सीखते हैं तो वो हमें नई समझ देते हैं कि हम ये चीज़ें क्या है। मान लीजिए बच्चों को हमने कहा कि जो 2 पैरों पे चलने वाले जानवर और 4 पैरों पे चलने वाले जानवरों के नाम बताइए, तो बच्चा क्या है, दिमाग यूज करेगा, उसको समझ में आएगा हाँ कि इस तरह से हमें काम करना है। तो जो ईवीएस की बुक होती है उसमें कई तरह के चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इस आयु वर्ग में जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, वे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। मतलब वो जब बच्चे के साथ आप जाएंगे तो बच्चा ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ देखेगा तो आपसे ये नहीं कहेगा कि ये ज्योग्राफी की चीज़ें हैं, या जानवर को देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि बायोलॉजी की चीज़ें हैं। वो अपने वातावरण को एक समग्र रूप में देखता है कि वो पूरा होल देखता है, भागों में नहीं तथा इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते। वो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं समझते, वो सबको एक साथ ही समझते हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि इस पुस्तक में बच्चों के परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। जो भी घटनाएं हो रही हैं, बच्चा क्या है उसको अलग नहीं कर पाता, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, तो बच्चा जो है उसको अलग नहीं कर पाता, इसलिए बच्चा क्या है वो समग्र रूप में देखता है। इसलिए इस पुस्तक में भी, मतलब जो ईवीएस की बुक है उसमें भी ये प्रयास किया गया है कि बच्चों को एक समग्र रूप में ही चीज़ों को प्रस्तुत किया जाए। इसलिए जो होता है ना, क्लास 2 से 1-2 में 1-2 में क्या ईवीएस की बुक नहीं है, लेकिन जो ईवीएस से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं या जो चीज़ें हैं उनको गणित और भाषा के माध्यम से बताई गई हैं। और 2 फिर 3 से है, 3, 4, 5 तक की ईवीएस से जो फैक्ट्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। उसमें क्या किया गया है कि ऐसे उप थीम प्रस्तावित किए गए हैं जो बच्चों के जीवन से बहुत करीब हैं। मतलब कुछ थीम्स बताई गई हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि चैप्टर नहीं है, कुछ थीम्स हैं जो बच्चों के जीवन के बहुत करीब होती हैं। उन थीम्स के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया है। पाठ्य पुस्तक में प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय यानी थीम जो है से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे, ताकि बच्चे अपने विचार सोच समझकर बनाएं। जैसे मान लीजिए कि परिवार है, तो परिवार में कैसे रिश्ते होते हैं, किसको हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे लेके उनका विकास। भोजन है, ये सब क्या है, थीम्स, कुछ थीम्स डिसाइड कर दी गई हैं, उसी के आधार पे बच्चों का विकास। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, ट्रेवल है, और ये सब क्या है, मतलब कहीं हम टहलने जा रहे हैं, परिवार के माध्यम से, खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से और हमारे आवाज़ के माध्यम से, ये कुछ थीम्स हैं। इन्हीं के आधार पे बच्चों को चीज़ें जो है वो समझाने का प्रयास किया गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहले क्या, हम फैमिली में ही रहते हैं, तो फैमिली की समझ बच्चों में थोड़ी बहुत होती है। फिर उसके बाद वो जो वो जो खाते हैं उसके बारे में उनको थोड़ी समझ है, फिर हम क्या करेंगे, उसी के आधार पे नया चीज़ें उनको बताने की कोशिश करते हैं। इन्हीं थीम्स के आधार पे बच्चों को बताया गया है। सभी बच्चों को महत्व दिया जाए, उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण होता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी बच्चे हों हमारे क्लास में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चों को आपको साथ में लेके चलना है। तो इसके लिए उनके समाज, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन का तरीका, उनकी बोली, उनकी भाषा सब हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। और हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम अगर समाज में रह रहे हैं तो उसमें भिन्नताएं होंगी, लेकिन हमें सबके प्रति आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए।
बच्चों को व्यक्तियों में होने वाली विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। मतलब बच्चों में ये ना हो कि वो दूसरे अपनी संस्कृति का तो सम्मान करें लेकिन दूसरे की का अपमान करें, ऐसा नहीं। हमें बताना चाहिए कि नहीं, सब में, समाज में, हर व्यक्ति में अलग कुछ न कुछ अलग होता है, कुछ न कुछ सब में विशिष्ट होता है और हमें उन भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। जैसे जेंडर, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि सभी को समाहित करना चाहिए। हमें सबके प्रति क्या करना चाहिए? हमें सबके प्रति सम्मान की भाव रखना चाहिए। हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है जो चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी नहीं है उनके यहाँ अच्छी हो, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। NCF 2005 हमें कहती है कि बच्चों का जो स्कूली जीवन है उसको हमें बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को क्या है, जीवन पर्यंत समाज में ही रहना है। अगर उसका जो स्कूली ज्ञान है वो उसके बाहर के ज्ञान से नहीं मैच करेगा तो बच्चे को आगे एक अच्छा इंसान बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। हमें इस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि उसका जो ज्ञान है वो उसकी बाहरी दुनिया से भी जुड़ा रहे। इससे क्या होगा, वो बोर नहीं होगा और वो जो चीज़ें सीखेगा को तो उसे लगेगा हाँ ये हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट होती हैं, उनका प्रयोग होता है, तो उसका और मन करेगा वो सीखने का, वो चीज़ें और जानने का को उत्सुक होगा। यह बच्चे को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करती है। यह बच्चे को सिर्फ रोट लर्निंग का ये बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर, ये रोट लर्निंग को बहुत ज़्यादा बुरी दृष्टि से देखती है। कहती है कि बच्चे को सिर्फ रटा देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि आप बच्चे को कुछ भी रटा दें। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है जिससे बच्चे को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है, हमें बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे बच्चे क्या है, वो स्वयं खोजकर चीज़ें सीख सकें। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है आप उसको कुछ चीज़ें फैक्ट्स जो है वो बता दे रहे हैं और बच्चा उन्हीं को रट ले रहा है। इस तरह से नहीं करना है। हमें बच्चों को अवसर देना चाहिए, जैसे आप कहीं ले जाइए उसको, किसी जू में ले जाइए या कहीं और ले जाइए, कुछ एक्टिविटी करवाइए, कुछ उनसे पोस्टर बनवाइए, कुछ चित्र बनवाइए, समाचार पत्रों से कुछ चीज़ें उन्हें खोज के ढूंढ के लाने के लिए बोलिए। तो इस सब से क्या होगा, इन सब से बच्चे जो है वो खुद जब खोजेंगे, खुद जब उनको अवसर मिलेगा तो वो और सक्रिय रूप से कार्य करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें वो और भी सीखेंगे और भी उनका इंटरेस्ट जगेगा सीखने में। अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों के माध्यम से सीखने के दौरान उन्हें उनके अनुभवों पर विचार करने का अवसर प्रदान करें। अध्यापक को क्या करना चाहिए कि बच्चों को ऐसी अवसर प्रदान करें, ऐसी उनसे एक्टिविटी करवाएं या उनसे सवाल पूछें जिससे क्या हो, उनकी कल्पनाशीलता का विकास हो और वो अपने जो भी वो अनुभव कर रहे हैं वो उस पर विचार कर सके कि हाँ हमने जो ये देखा। मान लीजिए उन्होंने आग को छुआ तो वो समझ सके कि हमें आग ने जलाया क्यों। तो वो उनके विचार, उनको ये अवसर देना चाहिए कि वो हमें सीखे। उन्होंने कुछ देखा तो हमें उनको बताना चाहिए, वो विचार कर सके कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं आग लगी मान लीजिए तो वो क्यों कैसे हुआ, वो ये चीज़ें समझ सके। मान लीजिए कि आपने उनका हाथ जल गया, भाप से भाप उड़ रही थी, वहां पे वो ले गए अपना हाथ, वहां से जल गया। अब आग तो नहीं है लेकिन वो जला कैसे, ये उनको एहसास हो, वो सीखें कि हम डायरेक्ट हाथ में, हमने तो आग में नहीं डाला हाथ, लेकिन ऊपर पानी के ऊपर जो उबल रहा था तो उससे हमारा हाथ जल गया, क्यों जला, ये उन्हें सोचने का हम अवसर प्रदान करें। जब बच्चे सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे तो वो और अच्छे से सीखेंगे। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया का पूरा भागीदार बनाया जाए। ऐसा ना हो कि टीचर जो है वो बच्चों को ही सिखाते जा रहे हैं, उनको अवसर नहीं दे रहे हैं। हमें बच्चों को एक हमेशा सक्रिय, जब बच्चे रहेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। निष्क्रिय रूप से सुनने में उतना बच्चे नहीं सीख पाएंगे जितना वो करके सीखेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जो है वो करके सीखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखता है। मतलब कक्षा 3 से 5 तक एक विषय है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित करता है। इसमें क्या क्या है, इसमें विज्ञान के मुद्दे हैं, सामाजिक अध्ययन के और पर्यावरण से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो इसमें हैं पर्यावरण अध्ययन की बुक में।
कक्षा 1 व 2 में इसकी पुस्तक नहीं है। यहाँ इससे जुड़े मुद्दों को भाषा एवं गणित के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। सॉरी, कक्षा 1 और 2 में इसकी पुस्तक नहीं है। इससे जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो हमें भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। यदि जगह और समय की आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। यदि हम बच्चों को जगह दें, उनको आज़ादी दें और उनको अवसर प्रदान करें तो जो भी उनको सूचनाएं देते हैं वो उससे जुड़कर, उससे जूझकर, उससे कुछ ना कुछ नया सृजन करते हैं और नई जानकारी, अपना नया ज्ञान बनाते हैं। पाठ्य पुस्तक को शिक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को शिक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बुक में है हम वही बच्चों को पढ़ाएं। नहीं, हमें बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें उनसे ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए, ऐसी गतिविधियां, मतलब डिबेट करवाइए आप उनसे, या कोई कंपटीशन करवाइए। तो इससे क्या होगा, बच्चे, या उनको ग्रुप में डिस्कशन करने दीजिए तो बच्चे क्या है, इससे आपस में सीखेंगे। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया का में पूरा भागीदार बनाया जाए। उनको ऐसा ना हो कि जो टीचर है वो डोमिनेट कर रहा है और बच्चे सिर्फ निष्क्रिय श्रोता की तरह सुन रहे हैं और टीचर आया और वक्ता की तरह बोल के चला गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम सब सक्रिय रहेगा जब बच्चा तो अच्छे से सीखेगा। सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें बच्चों को सोचने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर उनमें कुछ चीज़ें वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं किसी को लेके, तो उन्हें अवसर देना चाहिए कि वो उस चीज़ को खोजें, एक दूसरे से समूहों में बात करें, छोटे समूहों में या बड़े समूहों में बहस करें एक दूसरे से। और कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं हाथ से की जाती हैं, जैसे आर्ट में कोई क्राफ्ट आप बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए दे दीजिए, कोई मॉडल बनाने के लिए। तो इससे क्या है, बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, वो उन चीज़ों को, उनको बनाने के लिए वो चीज़ें ढूंढेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, उस चीज़ को, उसको बनाएगा तो समझेगा, उसकी जो बेसिक थ्योरीज हैं उनको समझने की कोशिश करेगा। जब उनको उस पर इम्प्लीमेंट करेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा, उसकी समझ ज़्यादा अच्छी होगी। और इस विषय में कुल 6 थीम को विभाजित किया गया। मतलब इस ईवीएस के सब्जेक्ट को कुल 6 थीमों में विभाजित किया गया। कौन सी, ये सब पूछा जाता है जब हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, तब अब हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहली थीम है परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। फैमिली एंड, पहला है परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये है। तो ये सब, ये क्या है, ये हमारी थीम है। और इसमें ही 2 की उप थीम भी है, किसकी, परिवार एवं मित्र की, और भोजन की उप थीम भी दी गई है। परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम है, जैसे आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। मतलब हमारे आसपास रहते हैं तो हमारे एक दूसरे के साथ रिश्ते कैसे हैं, हम क्या काम करते हैं, क्या खेल खेलते हैं, हमारे आसपास कौन से जानवर हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिन पे हम निर्भर रहते हैं, और हमारे आसपास जो पौधे होते हैं हम किनसे भोजन एकत्र करते हैं, कौन सा फल हम खाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे परिवार एवं मित्र का ही हिस्सा है, ये उप थीम है। और भोजन की उस उप थीम दी है, भोजन की उप थीम है चखना, पचाना, खाना पकाना, भोजन को बचाने का तरीका, किसान और भूख। मतलब किस, हम उसको चख रहे हैं तो हम कौन सा स्वाद आ रहा है, कैसे भोजन पकता है, हम भोजन को कैसे बनाते हैं, भोजन को बचाने, जैसे आप वो उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं कुछ दिनों, जैसे अचार को हम कुछ दिनों के लिए बना के रखते हैं, आम पापड़ को रखते हैं, सिरका को रखते हैं। तो ये सब जो बचा के चीज़ें रखते हैं उसको कैसे हम प्रिजर्व करते हैं, ये है। किसान और भूख, मतलब जो किसान है और भूख क्या होती है, हम ये इन सब के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक थीम की गहरी और परस्पर संबंध की समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। जो ये थीम्स हैं, इन्हीं के द्वारा जो फैक्ट्स हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। थीम के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसमें गहरी समझ पैदा करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक थीम बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होता है। हर जब थीम स्टार्ट होती है तो कुछ प्रश्न होते हैं जो बच्चे जानते रहते हैं, उसी आधार पर मतलब उनकी क्लास का लेवल समझकर कुछ प्रश्न होते हैं इम्पोर्टेंट,
उनको पहले पूछा जाता है, फिर बच्चों से, जैसे मान लीजिए कि जैसे भोजन है थीम हमारी, तो भोजन उनसे पूछा जाएगा कि जब आप पानी पीते हैं तो आपको कैसा स्वाद आता है, या आप अचार खाते हैं तो आपको कैसा स्वाद आता है, या आप मछली खाते हैं तो आपको कैसा स्वाद आता है। तो इस तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, फिर उनके बारे में उन्हें डिटेल में बताया जाता है। बच्चों को मौका दिया जाए जिससे वे अपने विचार प्रकट करें। हमें बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, वो अपना हमें बता सकें, उनकी उत्सुकता को हम बढ़ा सकें, करके सीखें, वो प्रश्न करें और प्रयोग कर सकें। हमें बच्चों को ऐसे मौके देने चाहिए कि जो उनकी उत्सुकता को बढ़ाएं, वो करके सीखें और हमसे कुछ प्रश्न पूछें, जब जो उनको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछें। उनको ऐसा नहीं कि बच्चे ने प्रश्न किया और आपने उसे डांट के बैठा दिया, तो इससे क्या होता है, उसकी उत्सुकता जो है वो मर जाती है। अगर उसको दोबारा मन भी करेगा तो वो ये सोच के चुप हो जाएगा कि टीचर हमें डांटेंगे, तो वो प्रश्न नहीं करेगा। तो हमें बच्चों को ऐसे अवसर देने चाहिए कि बच्चा प्रश्न करे, चीज़ों को देखे और उसकी चीज़ों को देखने के बाद उसकी उत्सुकता बनी रहे कि हम आगे भी देखें, आगे क्या होता है। बच्चों पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव महसूस करें। बच्चे जो हैं वो पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव महसूस करें। पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है, मतलब बच्चे अपनी पुस्तक से जुड़ाव महसूस करें, इसलिए क्या किया गया है कि उनको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है इस बुक को। जैसे किस्से, कहानियाँ का प्रयोग किया गया है, संवाद का प्रयोग किया गया है, कविताएं, पहेलियाँ, हास्य खंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि। जैसे इसमें एक चैप्टर है, इसमें भोजन से रिलेटेड है। इसमें क्या है, हर स्टेट के, अलग अलग स्टेट के जो बच्चे हैं वो एक जगह कैंप में मिलते हैं और फिर वहाँ पे वो बताते हैं कि मैं यहाँ से हूँ। जैसे केरल का बच्चा है, वो कहता है कि मैं जो हूँ एक ऐसे राज्य से आया हूँ, मैं केरल से आया हूँ, जहाँ पे मेरे घर के जो लोग, मेरे यहाँ जो लोग हैं, मेरे राज्य में लोग क्या करते हैं, वो टैपियोका और नारियल को अपने आंगन में उगाते हैं और नारियल की करी के साथ या चटनी के साथ टैपियोका, उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। इसी तरह गोवा का बच्चा है, वो बोलता है कि मैं गोवा से आया हूँ और मेरे यहाँ क्या है, लोग जो है वो समुद्री मछली को नारियल के तेल में पका के खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह की क्या है, संवाद के माध्यम से चैप्टर को प्रस्तुत किया गया है। कुछ पहेलियाँ हैं उसमें, कुछ कविताएं हैं, इस तरह से कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियाँ हैं। इन सब के माध्यम से बच्चों को पाठों को प्रस्तुत किया गया। बच्चों को उनकी बोलचाल की भाषा में शिक्षण प्रदान करना चाहिए। बच्चों को हमेशा हमें उनकी जो बोलचाल की भाषा है, जिसमें वो बात करते हैं, उसमें जो उनकी मातृभाषा है उसमें शिक्षा देनी चाहिए, कि ताकि बच्चा जो है वो उससे क्या करे, उसको सरलता से उसको चीज़ें समझ में आ जाती हैं और दूसरा वो उससे जुड़ाव महसूस करता है कि हाँ ये मेरी ही चीज़ें हैं, मतलब मेरे ही बारे में बात हो रही। अगर आप किसी बच्चे को दूसरी भाषा में पढ़ाएंगे तो उतना वो अच्छे से उसको चीज़ें नहीं समझ में आएगी, जितना कि उसकी जो मातृभाषा है या जो उसकी बोलचाल की भाषा है उसमें उसको समझ में आएगा, ताकि वह सरलता से समझ सके, वह सीखने की प्रक्रिया से जुड़ाव महसूस करे। हमें ऐसा बच्चों की जो भी भाषा है उसमें बच्चों का शिक्षण करना चाहिए। क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे, तालाब किनारे, प्रकृति भ्रमण पर ले जाएं। हमें बच्चों की अवलोकन क्षमता का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए, बगीचों में ले जाना चाहिए, तालाब के किनारे, जू में ले जाना चाहिए, या जो म्यूजियम्स हैं वहाँ ले जाना चाहिए। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को उनके विद्यालय ज्ञान से जोड़ा जाए। बच्चों का जो स्थानीय ज्ञान है उस ज्ञान को उसके विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो क्या है कि खेती होती है, मान लीजिए गेहूं की खेती हो रही है, तो हम बच्चों को बताएं कि गेहूं के खेत में होने से लेकर हमारे खाने तक की क्या प्रक्रिया होती है। जैसे उसको हम पहले क्या करते हैं, उसको बोएंगे, फिर वो उगेगा, फिर उसमें क्या करें, खरपतवार हम निकालेंगे, फिर उसको जब पक जाएगा तो उसकी कटाई करेंगे, फिर उसको हम थ्रेशरिंग करेंगे, उसको मतलब अलग करेंगे पौधे से दाने को, फिर उसके बाद हम उसको साफ करेंगे, फिर उसको हम पिसवाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका आटा सानेंगे, मतलब आटा जब पिसवा के ले आएंगे तो फिर उसको गूँथेंगे, गूँथने के बाद क्या करेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे, तब हम खाएंगे। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया है। तो इन सब के स्थानीय ज्ञान है बच्चे का कि उसके यहाँ गेहूँ होता है, उसने देखा है कि कैसे होता है, फिर उसको हम उसके विद्यालय के ज्ञान से जोड़ रहे हैं। अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझाएंगे हम बच्चों को।
बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि कौशलों को सीखने का मौका देना चाहिए। बच्चों को अवलोकन करने का, उनको चीज़ें खोजने का हमें अवसर देना चाहिए, कुछ चीज़ों को वर्गीकृत करने का, प्रयोग करने का, चित्र बनाने का, एक दूसरे से बात करने का हमें मौका देना चाहिए, अंतर ढूंढने के लिए कहना चाहिए, उनको लिखने के अवसर देने चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ है तो हम उनसे बोले कि मतलब विचार पूर्वक लिखने पर हमें उनके जोर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप उनको कहीं लेके गए, आप मान लीजिए तालाब किनारे उन्हें ले गए तो आप वहाँ ले जाइए तो आप उनको बताइए कि बच्चों आपने वहाँ पे क्या देखा, ये आप लिखिए। तो बच्चे क्या है उसको लिखेंगे, तो इससे उनके जो लेखन कौशल का विकास होगा। बच्चों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना चाहिए। बच्चे जो है क्रिया करके, जो एक्टिविटी करके चीज़ें सीखें, हमें उनमें क्रियात्मक कौशल का भी विकास करना चाहिए। बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना चाहिए, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास करना चाहिए। जब हम उन्हें बाहर ले जाएं तो हम उन्हें बताएं कि आपने वहाँ पे क्या देखा, कैसे देखा, आप ये हमें बताइए वहाँ पे क्या अच्छा था, क्या आपको अच्छा लगा। प्रकृति जब आप उन्हें बगीचे में ले जाएं तो वो उसको महसूस कर सके, उनमें इतनी समझ हो कि जो वो वहाँ पे देख रहे हैं उनको उनमें रचना करने का, उनमें सृजनात्मकता का बोध हो सके। इस तरह से हमें एक दूसरे को जब उनसे आपस में बात करने का मौका देंगे, उनको लिखने का मौका देंगे, उनको सोचने का मौका देंगे, तब उनमें क्या होगा, रचनात्मकता का विकास होगा। बच्चों के साथ चर्चा करना, उन्हें सुझाव देना उन्हें सीखने में मदद करेगा। मतलब बच्चों के साथ अगर आप चर्चा करेंगे किसी सब्जेक्ट पे, उनको कुछ सुझाव देंगे तो क्या होगा, वो उनको सीखने में मदद करेगा। जब आप चर्चा करेंगे तो आप भी कुछ चीज़ें उन्हें बताएंगे तो वो उन्हें पता चलेगा, हाँ मैंने इस तरह से तो देखा ही नहीं उस चीज़ को, तो फिर वो उसको फिर से सोचेंगे। तो क्या होगा, ये इससे क्या होता है, बच्चे जो है सीखने में उनको हेल्प होती है। पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र सीखने का स्रोत नहीं है, पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र सीखने का स्रोत नहीं है। हमें बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए, उनसे एक्टिविटी करवानी चाहिए। बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जाए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चा कुछ बना के ले जा रहा है, मान लीजिए वो खराब ही है, आपकी नज़र में वो रचनात्मक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए और उसने जो प्रयास किया है उसके लिए उसे मोटिवेट करना चाहिए और उसे उसकी कमियों के बारे में प्यार से बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ले आया वो और आपने कहा कि खराब है फेंक दो इसे, ऐसा नहीं। आप वो ले आया तो उसने जो भी कार्य उस पर किया है उसकी सबसे पहले उसकी प्रशंसा कीजिए कि तुमने बहुत अच्छा एफर्ट किया है, और उसको बताइए कि तुम्हारी क्या क्या इसमें गलतियां हैं, इसको में और ये सब जोड़ोगे तो ये क्या और अच्छा बनेगा। तो ये उसको नकारना नहीं है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, फिर उसकी गलतियों को बताना है, ताकि बच्चा जो है उसका मनोबल बढ़े। उसका मनोबल हमें ख़त्म नहीं करना, उसको उत्साहित रखना है हमें। बच्चों को उनके विचारों को प्रकट करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों को प्रश्नों एवं क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कुछ क्लास में क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो धीरे समझते हैं, कुछ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को समय लगता है। तो क्या हमें धैर्य रखना चाहिए कि बच्चा जो है, हर बच्चे की जो सीखने की गति होती है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा समय लेके सीखते हैं। तो हमें उनको समय देना चाहिए। और कुछ बच्चे होते हैं कि आप समझाएंगे तभी समझ, कुछ बच्चों को करके सीखने में समझ में आता है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अपनी गति से सीखेंगे, हमें उन पे बोझ नहीं डालना है, उन्हें धीरे धीरे उनको समय दे के चीज़ों को समझाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है बच्चों के साथ। पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले। पाठ्य पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति कम हो, मतलब रटने की प्रवृत्ति कम हो। पुस्तक को बाल केंद्रित रखा गया है और ये कोशिश की गई है कि जो बच्चे हैं वो स्वयं कुछ खोज के करने का प्रयास करें, ऐसा ना हो चीज़ों को रटे नहीं वो। और पाठ्य पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि उनकी रटने की प्रवृत्ति कम हो, वो चीज़ों को समझ सके, इसलिए परिभाषाएं नहीं है, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया गया है। मतलब परिभाषाएं नहीं है या कोई वर्णन नहीं कर दिया गया है कि कोई चीज़ आपको बस रटनी है, जो फैक्ट्स हैं वो नहीं बहुत ज़्यादा दिए गए हैं।
और जो प्रत्यय अमूर्त प्रत्यय को नहीं दिया गया है। पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य है। अगर आपको सिर्फ जानकारी ही देना है तो आप लिख दीजिए, बच्चे को समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ जानकारी नहीं देना है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए, उनको मौका दें, हम उनको क्या करें, उनको अवसर प्रदान करें कि वो चीज़ों को खुद से करें, जिससे वे अपने विचार प्रकट करें। उनको विचार प्रकट करने का मौका देना चाहिए, उनको उत्सुकता को बढ़ा सकें, उनकी उत्सुकता को बढ़ा सकें, करके सीखें, प्रश्न करें और प्रयोग कर सकें। हमें बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए कि बच्चों की उत्सुकता का विकास हो, मतलब वो चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट ले, अपने विचारों को प्रकट करें, करके सीखें, प्रश्न पूछें और प्रयोग कर सकें, कुछ जो है वो प्रयोग कर सके। पाठों का प्रस्तुतिकरण जो है विविध तरीकों से किया गया है, जैसे किस्से, कहानियां, संवाद, कविताएं, पहेलियां, हास्यखंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि। पाठों का जो प्रस्तुतिकरण किया गया है वो अलग अलग तरीके से किया गया है, सिर्फ फैक्ट्स लाइन बाय लाइन नहीं लिख दिया गया है। कहानियों का प्रयोग किया गया है, जैसे एक मिस्टर बॉमेट का है कि जो उनके पेट को, मतलब वो क्या थे, वो एक सोल्जर थे, आई थिंक वो सोल्जर थे, तो वो युद्ध में लड़ते वक्त एक गोली लग गई उनको। फिर जब वो गोली उनको लग गई तो वो डॉक्टर के पास आए, तो डॉक्टर ने जब उनका जो ऑपरेशन किया तो उनका पेट कहीं से थोड़ा सा खुला रह गया, वो ढक्कन की तरह हो गया। तो जो डॉक्टर थे वो जब भी वो जो भी खाते थे वो उनके पेट से वो उस ढक्कन के थ्रू देख लेते थे। तो इस चैप्टर के माध्यम से पूरी पाचन की क्रिया को बताया गया है। तो ये सब क्या है, ये एक कहानी के द्वारा बच्चे को क्या पाचन की क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह की कई कहानियों का प्रयोग करके बच्चों को चीजें बताई गई हैं। अध्यापक को बच्चों की आवश्यकता, पढ़ने के तरीके तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन के तरीके स्वयं निर्धारित करने चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए कि बच्चों का मूल्यांकन करते समय वो ध्यान रखें, जैसे बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, उनके पढ़ने का क्या तरीका है और आसपास की स्थिति कैसी है, बच्चे की स्थिति कैसी है। इस तरह से वो मूल्यांकन के तरीकों को अपने आप निर्धारित करें कि हाँ, हमें कौन सी मूल्यांकन पद्धति का प्रयोग करना है। ऐसा ना हो कि आपने बच्चे, अब मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं वो लिख के अच्छे से आपको बता सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो लिखने में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उनको पता सब होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते लिख के। हो सकता है वो चार्ट के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल के आपको बता सकते हो, या कोई मॉडल बना सकते हो। तो बच्चे को हमें समझना होगा कि कौन सा बच्चा किस चीज में आगे है, किस चीज के थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग तथा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन करना चाहिए। जब भाई एक टीचर जो होता है वो बच्चे के साथ हमेशा रहता है, तो टीचर का ये कर्तव्य है कि बच्चे को बच्चा जब सीख रहा है, अवलोकन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, ड्राइंग कर रहा है, चित्रकारी कर रहा है, चर्चा कर रहा है समूह में, उस दौरान हम उनका मूल्यांकन करें। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम जो कॉपी पेन की राइटिंग से ही उसका मूल्यांकन ना करें। हो सकता है बच्चा जो है वो लिखने में उसको प्रॉब्लम हो, लेकिन वो चीजों को समझ रहा हो, उसको और किसी एक्टिविटी में वो अच्छा हो, तो हमें उस तरह से बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। सिर्फ कॉपी पेन के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाया जाए, और जो समाज में विभिन्नताएं हैं उनके प्रति हमें बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहिए। बच्चों में यह समझ पैदा करना चाहिए कि किसी भी प्रकार समाज में भिन्नता जो है स्वाभाविक है, हमें इन विभिन्नताओं की प्रशंसा तथा सम्मान करना चाहिए। हमें बच्चों में ये समझ पैदा करनी चाहिए कि हर समाज में कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो अलग होते हैं, और हमें उन विभिन्नताओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए, जब बच्चा दूसरों की संस्कृति का, दूसरे की भाषा का, दूसरे में जो विभिन्नता है उसका सम्मान करता है, तो वो क्या कर उसकी प्रशंसा करता है, तो उसमें उसको सीखने की भी एक रुचि पैदा होती है। जैसे मान लीजिए आप बंगाली भाषा बोलते हैं और हमें नहीं आती, अगर हम बंगाली भाषा के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे तो हमारा भाई क्या होगा, मन होगा कि हम भी उस भाषा को सीखें, जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं
उस बंगाली जो संस्कृति है उसके बारे में सीखें, उसके बारे में जानें। तो क्या इससे क्या होता है कि बच्चे में सीखने की और दूसरों को समझने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। पुस्तकों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह पाठ्य पुस्तक रटकर सीखने को हतोत्साहित करती है। जो हमारी ईवीएस की बुक है उसको इस तरह से तैयार किया गया है विशेषज्ञों द्वारा कि वो रटकर सीखने को हतोत्साहित करती है। और ये पुस्तक हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था को प्राप्त करने में मदद करती है। बुक को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो जो बाल केंद्रित जो हमारी शिक्षा की जो हमारा मोटिव है, जो उसका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में हमें मदद करती है। आप देखेंगे बुक जो है वो इस तरह से है कि जैसे वो बुक आपसे बात करती है। आप बुक पढ़िए क्लास 3, 4, 5 की ईवीएस की या कोई भी, तो आपको लगेगा कि बुक आपसे बात कर रही है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप बुक पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से बुक को तैयार किया गया है। एक शिक्षक को लिंग भेद से बचना चाहिए। शिक्षक को किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, रीजन के आधार पे, किसी भी आधार से एक शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कैमरामैन, तो आप कैमरा पर्सन बोलिए। ये इस तरह से शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे आपके बात से जेंडर स्टीरियोटाइप की झलक ना आए। आप हम करके बोलिए। आपको बच्चों के सामने इस तरह से प्रस्तुत नहीं करना है कि आप किसी विशेष संस्कृति को मानने वाले हैं या विशेष किसी संस्कृति को समझने वाले, मतलब उसका सम्मान करने वाले। आपको सबको एक साथ लेके चलना है। उच्च चिंतन, सोच, छोटे समूह में चर्चा और अनुभव वाली गतिविधियों का अवसर देना चाहिए। हमें बच्चों को सोचने का, उनको एक दूसरे से चर्चा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। परिभाषाओं को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। इस बुक ईवीएस की बुक में बच्चों को मौके दिए गए हैं जाएं कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें, सीखें, प्रश्न पूछें और प्रयोग करें। बच्चों को इस तरह से हमें मौका देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर देना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो स्वयं करके सीखें, स्वयं से प्रश्न पूछें, स्वयं अवलोकन करें और चीज़ों को सीखें। पुस्तक की भाषा जो है वो औपचारिक नहीं है, बच्चों की बोलचाल की भाषा है। मतलब जो ये बुक है, हमने कहा क्या कहा आपसे, बुक आपको लगेगा कि आपसे बात कर रही है। तो ये जो बुक है बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है एक बच्चे को ध्यान में रखकर। बच्चे को ये नहीं लगेगा कि वो किताब पढ़ रहा है, उसको लगेगा कि मैं किसी से बातें कर रहा हूँ। बच्चे किताब के पृष्ठ को समेकित रूप से देखते हैं, उसमें दिए गए शब्दों, चित्रों आदि को अलग अलग नहीं देखते। बच्चे जो है बुक को एक समेकित रूप में देखते हैं, वो नहीं सोचते कि चित्र जो है वो अलग है, जो टेक्स्ट है वो अलग है। वो बच्चे जो है एक उसको समेकित रूप में, आप देखेंगे ना कुछ चित्रों का प्रयोग किया गया है। जैसे ये देखिए, जो पाठ्य पुस्तक में कुछ इस्तेमाल किए गए, जिसे चर्चा करो। चर्चा करो में देखिए 3 लोग बने हुए हैं, चर्चा करने को दर्शा रहा है। बताओ, कोई चीज़ आप बताओ, लिखो, इस तरह के सोचो, इस तरह और बनाओ और करो और पता करो। ये इस तरह के चित्रों का प्रयोग किया गया है, मतलब समझाने के लिए। एक बच्चे जब चित्रों के माध्यम से देखते हैं ना, तो और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत ना माना जाए। सिर्फ आप ये मत सोचिए कि पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है, हमें बस बच्चे को जो जितना बुक में लिखा है उतना ही सिखा देना है, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बल्कि बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में वह एक सहायक भूमिका निभाए। मतलब बुक क्या है, वो हमारी एक सहायक भूमिका के रूप में है कि वो बच्चों को ज्ञान को रचने में, उसको गढ़ने में एक मदद करे। ये नहीं कि बुक ही सब कुछ है, बुक को रटा देना है बच्चे को, ऐसा नहीं करना है। ताकि वे अपने आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी कुछ सीख सके। हमें बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि जो वो समाचार पत्रों से, अपने आसपास से, अपने पड़ोस से कुछ सीख। जैसे मान लीजिए कहीं पे सूखा आया या कहीं बाढ़ हुई, तो हम बच्चों को बोलेंगे कि आप समाचार पत्रों में देखिए कि क्या स्थिति है बाढ़ की, कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या उनको कठिनाइयाँ हो रही हैं। जब बच्चे उसमें पढ़ेंगे समाचार पत्रों में, तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सरकार उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करती है। जैसे कुछ जगह बनाई जाती है जहाँ पे उनको ठहराया जाता है, भोजन दिया जाता है। सरकार क्या क्या नीतियाँ हैं सरकार की, सरकार कैसे मदद करती है लोगों की,
क्या और आसपास के लोग किस तरह से एक दूसरे की मदद करते। तो इन सब से क्या होगा, बच्चे जो है वो सीखेंगे, खुद से जब सीखेंगे, जब जाके वो देखेंगे, जो वो अनुभव करेंगे, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पाठ में प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए कि हमें जो बच्चे को हमने सिखा दिया है, जो सूचना दे दी गई है, बच्चा उसी को हमारे सामने रट के वो सुना दे, इस तरह से नहीं करना है। हमें बच्चे को अवसर देना है कि वो क्रियाकलाप करके उनको प्रकट करे, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। इन प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। हर बच्चा जो है वो अपने हिसाब से सीखता है। हमें बच्चे को अवसर देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को सीखे, ना कि हमें बच्चे को रटाना चाहिए या हमें जल्दबाजी बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे जो है अपनी गति से सीखते हैं, उनको पूरा अवसर देना चाहिए। उनको चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए कहीं बच्चा फंस रहा है तो आप उसको समझा दीजिए, फिर बच्चे को खुद ही करने दीजिए, तो इससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा। अध्यापक बच्चों की आवश्यकता, पढ़ाने का तरीका तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन के तरीके स्वयं निर्धारित करें। मतलब टीचर को किस तरह का मूल्यांकन करना है ये वो खुद डिसाइड करें, क्योंकि एक टीचर ही बच्चे को अच्छे से जानता है। तो एक टीचर ही बता सकता है कि बच्चे सॉरी कि बच्चे का मूल्यांकन किस सॉरी एक टीचर ही बता सकता है कि बच्चे का मूल्यांकन हमें किस तरह से करना है। बच्चों के कौशलों का मूल्यांकन उनके द्वारा की गई क्रियाओं, कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर के अनुरूप। मतलब बच्चा का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो कक्षा में किस तरह की क्रियाएं कर रहा है, कक्षा के बाहर वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, इन सबको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग अथवा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी है। हमें बच्चों के मूल्यांकन करते समय वो किस तरह से अवलोकन करता है, कैसे प्रश्न पूछता है, सार्थक प्रश्न पूछता है, उसकी ड्राइंग कैसी है, वो चित्रकारी कैसे करता है, मतलब वो लिख के चीज़ों को एक्सप्रेस करने में अच्छा है या किसी अन्य तरह से वो चीज़ों को प्रकट करता है। इन सब बातों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कॉपी में लिखने के आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन करें और हम उसका पूर्णतः मूल्यांकन करने में असमर्थ रहें, क्योंकि हो सकता है बच्चा लिख के प्रकट करने में खुद को ना अच्छा हो, लेकिन वो चित्र के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से या किसी चीज़ को एक्सप्रेस किसी दूसरे तरीके से करता हो, बोल के करता हो। तो ये सभी बातें हमें एक शिक्षक के तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। हमें बच्चे को बताना होगा कि किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है, हमें इन भिन्नताओं की प्रशंसा तथा सम्मान करना चाहिए। और हमें बच्चे को हमेशा जो उसके आसपास जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी उसमें डेवलप करनी चाहिए। एक दूसरे में जो अच्छी चीज़ें हैं उसका उनको वो देख सके, हमें इस तरह से बच्चे का विकास करना चाहिए। ओवरऑल ये है कि आप बच्चे को एक मतलब आप इसमें एक क्रिएटर के रूप में देखिए कि वो ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, लेकिन बस आपको कुछ थोड़ा सा सपोर्ट देना है। और हमारे लिए पेडागॉजी में सबसे बेस्ट आंसर लगाते समय में सबसे अच्छे से ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, खुद करके जो चीज़ें सीख रहा होगा, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो आप आंसर लगाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का रखेंगे कि बच्चा कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। बच्चा अगर एक्टिव है जिस जगह पे, वही हमारे लिए बेस्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।